बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं सपना शर्मा, प्रवक्ता समाजशास्त्र, विजयनगर गाजियाबाद, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आज आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र के भारतीय सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन से परिचित कराऊंगी। आज जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है जाति व्यवस्था, जिसके विषय में आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जाति भारतीय समाज एवं संस्कृति का एक हिस्सा है। जाति केवल हमारे अतीत का नहीं बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग है। जाति, जिसे अंग्रेजी भाषा में कास्ट कहा जाता है, की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली कास्टा का अर्थ है विशुद्ध नस्ल, वहीं अंग्रेजी के कास्ट शब्द का अर्थ है एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से। भारतीय भाषाओं में जाति और वर्ण दोनों को एक समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वर्ण, जिसका शाब्दिक अर्थ है रंग, समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर संस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। अब मैं इसे आपको डिफाइन करती हूँ। देखिए, जाति एक ऐसी संस्था है जो कि अत्यधिक पुरातन है। इसका जन्म आज के समय से नहीं हुआ, लेकिन ये पुरातन होते हुए भी आज के समय में निरंतर चलती आ रही है। समकालीन समय में ही उतनी ये रिलेवेंट है। मतलब जितनी ये पुरातन समय में हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, उतनी ही आज भी हमारे समाज में इसके जो नियम हैं उसी रूप में चल रहे हैं। अब आप देखेंगे इस जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, कोई भी जो शब्द होता है वो किसी ना किसी भाषा से उत्पन्न हुआ होता है। तो जो जाति है वो सबसे पहले जो अंग्रेजी भाषा का जो कास्ट शब्द है उसे पुर्तगाली भाषा की कास्टा से लिया गया, जिसका अर्थ था विशुद्ध नस्ल। वो अपने आप में एक संकुचित अर्थ रखता था। नस्ल, जिसे हम प्रजाति के रूप में निर्जातिवाद के संबंध में समझते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी का कास्ट था, जिसे कि जाति के रूप में लिया गया, वो एक विस्तृत अर्थ के साथ था। उसे संस्थागत व्यवस्था के रूप में लिया जाता है। संस्थागत व्यवस्था अर्थात जब हम एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं और जब उसके समस्त नियम एक ही आधार पर चलते हैं, उसे हम कहेंगे संस्थागत व्यवस्था। अब चूंकि भारत में जो जाति थी वो वर्ण से उत्पन्न हुई थी। वर्ण हमारे भारत में 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो वर्ण थे, इनकी एक निश्चित हायरार्की थी, एक निश्चित संस्करण था समाज में। सबसे पहले ब्राह्मण, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य और फोर्थ पे शूद्र। जो ये हायरार्की थी, इसी के आधार पर हमारे समाज में कार्यों का विभाजन था। वर्ण, जो कि हम रंग से, जिसका जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ है रंग। अब ऐसा माना जाता है कि जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति उसकी उत्पत्ति हुई रंग के आधार पे। मतलब जिसको जो रंग, स्किन का जो कलर बायोलॉजिकल रूप में जिसको मिला, उसी आधार पर उसका नाम रख दिया गया। लेकिन आगे चल करके हम जब देखेंगे इस व्यवस्था को, तो हम देखेंगे मेनली जो लोगों के जो काम होते थे, जो व्यवसाय होते थे, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाने लगा। फिर उसमें हम जाति को देखते हैं कि हमारे यहाँ जो जाति है उसको वर्ण के रूप में ही परिभाषित किया जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाति में भी व्यवसाय बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। जाति अपने आप में, वर्ण के रूप में ही हम जाति को लेते हैं। अब हट्टन की परिभाषा को हम देखते हैं। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित और एक दूसरे से पृथक। अब यहाँ ये कंट्रोवर्शियल 2 तरह की बातें हैं। देखिए, एक तो वो इकाई जो कि समाज में आत्मकेंद्रित है, मतलब वो स्व के लिए काम कर रही है, अपने लिए काम कर रही है, उसके नियम अपने उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और पृथक इस तरह से है क्योंकि पर्टिकुलर कई इकाइयां इस तरह समाज में बटी हुई हैं जो कि अपने अपने लिए
अपने अपने नियम बनाती हैं और उन नियमों के अंतर्गत किसी दूसरे को आने नहीं देती, इसीलिए इसको आत्मकेंद्रित कहा जाता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के, अभी आपको हमने बताया ना कि कैसे ये जो इकाइयां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे से अलग रहते हुए एक हायरार्की को, एक संस्करण को बनाए हुए हैं, पर आधार पर संस्कारित रूप से निर्धारित हुए। अब ये संस्कारित जो शब्द है इसका अर्थ है कि जो हमारे एक दूसरे से आपसी संबंध जो होते हैं वो हमारे समाज द्वारा पहले से ही परिभाषित होते हैं। किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ये बात हमारे जो सामाजिक नियम है ये हमें पहले से, हमें जन्म लेने के साथ ही ये बात बताई जाती है। समाज के जो नियम है वो हमें ये बताते हैं कि आपको संस्कारों के माध्यम से ये नियम मिले हैं और इन नियमों के आधार पर ही आपको दूसरों से व्यवहार करना है। अर्थात ये इकाइयां जो आपस में अलग अलग थीं, वो एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हुए कार्य कर रही थी। अब आते हैं हम वर्ण और जाति का संबंध। अभी हमने आपको बताया कि हमारे भारतीय समाज में वर्ण को और जाति को एक ही रूप में लिया जा रहा था। वर्ण और जाति आपस में अलग अलग नहीं है। देखिए, मनुस्मृति को जो हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो वर्ण है वो अपने घर से ही स्टार्ट होता है, अपने परिवार से ही स्टार्ट। मतलब वो कहता है कि जो आटा पीसने वाला है, आटे की चक्की, जो घर में माता है वो आटा पीस रही है, आटे की चक्की चला रही है, तो वो उसका कार्य। इसी तरह से जो पिता है वो बाहर का व्यवसाय कर रहा है तो वो उसका कार्य है। वर्ण पूरी तौर से समाज पर लागू नहीं था। अब हम यहाँ इसको देखते हैं। वर्ण को एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है, वहीं जाति को क्षेत्रीय स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। यह एक अत्यंत जटिल व्यवस्था है। वैदिक काल 900-500 ईस्वी के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी। उत्तर वैदिक काल में ही जाति एक कठोर संस्था बनी। अब वर्ण को ये अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण क्यों कहा गया है? देखिए, वर्ण पूरी भारत में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में आपको 4 वर्ण ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप जाति पर फोकस करेंगे, जाति को देखेंगे, तो वो पूरे भारत में आपको समान रूप से नहीं मिलेगी। इसी वजह से जाति को क्षेत्रीय और स्थानिक कहा गया। मतलब हम जिस स्थान विशेष पे रहते हैं, हमारी जाति उस हिसाब से चेंज होती रहती है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनकी जातियों में, जो साउथ इंडिया में रहते हैं उनकी जातियों में, मतलब जो भारत के चारों भाग हैं उनमें हम जातियों के विभिन्न रूप, हजारों रूप देखेंगे, परंतु वर्ण का हम एक ही रूप जो देखेंगे वो पूरे भारत में एक जैसा ही देखेंगे। अब बात आती है जो वर्ण है वो पहले से ही विद्यमान था। अब यहाँ समय दिया 900 से 500 ईस्वी के बीच में। हमने आपको बताया ना, वर्ण तो हमारे घर से ही उत्पन्न हो गया था वैदिक काल से पूर्व ही, लेकिन और वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तब जाकर के जाति ने अपना रूप लिया। क्यों लिया? उसकी वजह थी कि जैसे जैसे आक्रमणकारी हमारे भारत पे जैसे जैसे हुणों ने आक्रमण किया, उत्तर वैदिक काल में हुणों का आक्रमण हुआ, तो जब हुणों ने आक्रमण किया तो वहां से अब जाति की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि हम अपने आप को शुद्ध और दूसरों से सेपरेट करने की वजह से ये इतनी तरह की जो जातियों की उत्पन्न हुई इसीलिए हुई कि हम जब दूसरों से अपने आप को सेपरेट या उनसे सुपीरियर बनाने के लिए, जब अपने जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, अलग रखने के लिए जाति की उत्पत्ति और उसके जो नियम है धीरे धीरे इतने ज्यादा कठोर होते चले गए। उसकी वजह है ये जो आक्रमणकारी हमारे यहाँ आते थे उनसे अपने आप को सेपरेट रखने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बड़ी ही लचीली है, वो जाति की तरह इतनी कठोर नहीं है। वर्ण व्यवस्था में जैसा आज का हम समय देखते हैं, जो पूंजीवादी युग है उसमें हम देखते हैं कि हम एक वर्ग क्लास आप देखते हैं, उसमें एक क्लास से दूसरी क्लास में हम आसानी से मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार वर्ण था, वर्ण में हम बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकते थे। ऊपर नीचे हायरार्की में इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कठोरता नहीं थी कि हम ऊपर या नीचे नहीं जा सकते थे। अपने कार्यों के आधार पर हम ऊपर नीचे जा सकते थे। लेकिन जाति
वो अपने आप में इतनी अधिक कठोर हो गई कि उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी लचीलापन नहीं रह गया। जो जिस जाति में जन्म लेने लगा वो उसी जाति में अंततः रहता था। अब हम आते हैं जाति की विशेषताओं पर। जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों के बीच ही हो सकता है। जाति सदस्यता में खान पान संबंधी नियम भी शामिल होते हैं। जाति में श्रेणी एवं परिस्थिति के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। जातियों में आपसी उपविभाजन भी होता है, इसे खंडात्मक संगठन कहते हैं। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी। व्यवसाय वंशानुगत थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते थे। सबसे पहला पॉइंट है कि जाति हमें जन्म से ही मिलती है, उसे हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है और मृत्यु भी उसी परिवार में उसकी होती है। फिर आता है जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी। अब देखिए, जाति जो है वो सजातीय है, मतलब उसमें जो विवाह संबंध होंगे वो उसी जाति में होंगे, अन्य किसी जाति में विवाह नहीं हो सकता। इसी प्रकार जाति सदस्यता में खान पान संबंधी नियम, इसके खान पान के भी नियम बहुत अधिक कठोर थे कि खाना जो एक उच्च जाति का व्यक्ति है वो दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ उठ बैठ नहीं सकता, उसके साथ खाने पीने के संबंध नहीं रख सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं जाति में श्रेणी एवं परिस्थिति के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें प्रत्येक जाति एक निश्चित संस्करण, एक निश्चित हायरार्की में बटी होती है। सबको समाज में एक निश्चित परिस्थिति, एक भूमिका मिली होती है जिसे वो निभाते हैं उस जाति के अंतर्गत। और वो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होने के बाद भी एक दूसरे पे अंतः निर्भर होते हैं। जातियों में आपसी उपविभाजन होता है, ये इसे खंडात्मक संगठन कहते हैं। खंडात्मक का अर्थ है कि जाति कई भागों में, समाज को कई भागों में बांट देती है लेकिन संगठन को बिगड़ने नहीं देती, इसीलिए इसे खंडात्मक संगठन कहते हैं। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी। व्यवसाय वंशानुगत थे। अभी आपको हमने बताया ना कि जो वर्ण जो उत्पत्ति हुई थी वो कार्य, उसको धीरे धीरे करके कार्य के आधार पर आ गया था। अर्थात जो व्यक्ति का कार्य है, वो जो व्यवसाय है वो ही निर्धारित करता था कि व्यक्ति किस वर्ण का है या किस जाति का है। चूंकि एक जाति का व्यवसाय आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था, इसीलिए उन व्यवसायों को वंशानुगत। उपनिवेशवाद और जाति एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तनों के द्वारा मजबूती से आकार प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं जाति में हो रहे परिवर्तनों की। जाति जिस रूप में थी पुरातन समय में, धीरे धीरे करके उसमें जो प्रभाव, धीरे धीरे करके उसमें जो बदलाव आया, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजों का जब हमारे भारत पर कब्जा होने लगा, जब उन्होंने यहाँ आकर के व्यवसाय करना शुरू किया, तो उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ यहाँ जो भारतीय समाज के जो नियम थे या भारतीय सामाजिक संस्थाएं थी उनको भी प्रभावित करने का प्रयास किया। उसकी वजह यह थी कि उसको प्रभावित किए बिना, यानी उस पर अपना इम्पैक्ट डालने का, अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। उसकी वजह यह थी कि जब तक वो ऐसा ना करते तब तक वो यहाँ शासन नहीं कर सकती थी। उपनिवेशवादी प्रयत्न, यह सभी बदलाव जानबूझकर नहीं आए, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत पर शासन करने के उद्देश्य से यहाँ के रीति रिवाजों और व्यवस्था को समझने के लिए अनेक सर्वेक्षण व अध्ययन किए गए। देखिए, जब यहाँ पर वो आए तो सबसे पहले उन्होंने ये प्रयास किया कि जो यहाँ के जो संस्कार थे, यहाँ की जो संस्थाएं थी, यहाँ के जो रीति रिवाज थे, उनका उन्होंने अध्ययन किया। यहाँ की जो जातियाँ थी
उनका उन्होंने अध्ययन किया। जितने भी हर्बर्ट रीजली का जो है उन्होंने यहाँ पर भारतीय जाति का पूर्ण अध्ययन किया। वो नजातिवादी, मतलब आप कह सकते हैं जो वो अंग्रेजी शासक थे वो नजातिवादी विज्ञानी भी थे। जनगणना का एक विशेष महत्व है हमारे जो भारतीय समाज है उसमें परिवर्तन लाने का। जनगणना का काम सर्वप्रथम 1860 के दशक में आरंभ किया गया। 1901 में हर्बर्ट रीजली के निर्देशन में कराई गई जनगणना अहम थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया, यानी किस क्षेत्र में किस जाति को ऊंचा या निम्न स्थान प्राप्त है। सबसे पहले जो जनगणना हुई वो 1860 में हुई, लेकिन जो जनगणना की निरंतरता है, हर 10 साल पर जो जनगणना हो रही है वो 1901 से आरंभ हुई, और जिसमें सबसे पहले हर्बर्ट रीजले के निर्देशन में जो हुई, और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि भारतीय जो राज्य है उसमें जातियां किस प्रकार से फैली हुई हैं, किस क्षेत्र में किस जाति का प्रभाव है, कौन सी जातियां प्रभु जाति हैं, प्रभु जाति अर्थात कौन सी जाति प्रबल जातियां हैं जिनका उस क्षेत्र पर प्रभाव है। तो ऐसा उन्होंने जानने की कोशिश क्यों की, ये हम आपको अभी आगे बताते हैं। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व संबंधी व्यवस्थाओं, प्रबंधकों व कानूनों ने उच्च जातियों के रूढ़िगत अधिकारों को वैध मान्यता दे दी। अब यह जातियां सामंती वर्ग ना रहकर भूस्वामी बन गई। अब आपने देखा ना, जो प्रबल जातियां थी उन्होंने आइडेंटिफाई क्यों किया, इसीलिए किया कि वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो उस क्षेत्र विशेष की प्रबल जाति थी वहां उन्हें मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, राजस्व को कलेक्ट करने का अधिकार वहां पर उन्हें दिया। क्योंकि जिस जाति का प्रभाव होगा, जो जाति दमित जाति होगी उसका तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगी, जो प्रबल जाति होगी वही कुछ कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने जो भू राजस्व संबंधी अर्थात रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो अथॉरिटीज थी वो वहां की प्रबल जातियों, उच्च जातियों को दी, क्योंकि वो प्रेशर से पहले से ही वो सामंतवादी थे। लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें भू मालिक बना दिया। भू मालिक कैसे बन गए, जब राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार उनके पास आ गया तो शासन द्वारा उनको जो शक्तियां दे दी गई, उसके कारण जो दमित जातियां थी वो और भी अधिक उनसे डरने लगी। तो उच्च जातियों का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। दलित कल्याण। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा दलित वर्ग के लोगों को वैधानिक सूचियों के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की। इस तरह उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में कई प्रमुख बदलाव किए। इस काल में पूंजीवाद आधुनिकता के प्रसार के कारण भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे थे। अब बात आती है दलित कल्याण की। अभी तक हम देख रहे थे जो अंग्रेजी शासक थे वो पूरी तरह से यहाँ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब दलित कल्याण की बात करते हैं, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बात करते हैं, तो वहां से उन्होंने उस वर्ग को उठाया जो कि दमित था, जिसकी भावनाएं पूरी तरह से दबा दी गई थी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये उनका अपना स्वेच्छा का जो थी, उनकी अपनी स्वेच्छा नहीं थी, बल्कि उस समय तक यहाँ पर बहुत से ऐसे समाज सुधारक उत्पन्न हो चुके थे जो भारतीयों के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। अब चूंकि उन्हें ये डर था कि अगर हमने भारतीय लोगों की बातों को पूरी तरह से नकारा तो जो हम यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं और जो शासन कर रहे हैं वो हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने दलित कल्याण को 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक वैध मान्यता दी, जिसमें उन्होंने एक अनुसूची तैयार की, जिसमें कुछ जो दमित जातियां थे उन्हें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दो भागों में बांट दिया। और चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, उद्योगों का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा था,
अब जब उद्योगों का प्रचार प्रसार हो रहा था, एक से दूसरे व्यक्ति कनेक्ट हो रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात थी कि जागरूकता आना संभव था। इसलिए वो जो जागरूकता आई थी वो मात्र भारत में ही नहीं आई थी, अपितु पूरी जो विश्व था उसमें उस जागरूकता का प्रभाव दिख रहा था। और कई ऐसे अंग्रेजी शासक भी थे जो कि भारतीय जनता के लिए काम कर रहे थे, मानवता के लिए काम कर रहे थे। अब अभी हमने जाति व्यवस्था जो एक संस्था है उसके विषय में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं किस तरह से परिवार और नातेदारी, ये भी एक भारतीय समाज की संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है। किस तरह से ये परंपरा से लेकर समकालीन समय तक अपनी निरंतरता को बनाए रखी है, और कैसे इसने जो समकालीन समय है उसमें अपने जो परिवर्तन है उस परिवर्तनों को एडॉप्ट करते हुए अपने आप को बनाए रखा हुआ है। इसमें परिवार व नातेदारी, परिवार एक तो मूल परिवार व विस्तारित परिवार। परिवार दो भागों में बटा होता है, दो तरह के परिवार आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा मूल परिवार और दूसरा विस्तारित परिवार। मूल परिवार क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। जैसी फैमिलीज हम अमेरिकी समाज जो कि हमारी भारतीय समाज का अंग नहीं थे, हमारे भारतीय समाज का विश्लेषण कौन से? विस्तारित परिवार, जिसे हम दूसरी भाषा में संयुक्त परिवार भी कहते हैं। मूल परिवार में माता पिता उनके बच्चे शामिल होते हैं, वहीं विस्तारित परिवार में जिसे हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं, इसमें एक से अधिक दंपत्ति या एक से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मूल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, वो भारत का मतलब भारत में उत्पन्न नहीं हुई बल्कि भारत में अडॉप्ट की गई। जो भारत का मूल परिवार की जो संरचना है वो है संयुक्त परिवार, जिसमें कि एक पीढ़ी से अधिक के लोग रहते हैं और एक ही छत के नीचे बना, एक ही किचन में बना भोजन खाते हैं, एक ही पूजा में भाग लेते हैं, और जिसका कर्ता एक होता है, या तो घर का कोई मुखिया या बड़ा व्यक्ति होता है, तो वो कहलाता है संयुक्त परिवार। अब हम आते हैं परिवार के विभिन्न प्रकारों पर। देखिए, हर समाज में जो परिवार है उसके अलग अलग रूप आपको उसके अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। एक ही प्रकार मतलब आप सोचे कि जो भारतीय समाज में जिस तरह का परिवार है या जिस तरह से जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं परिवार उसी तरह का होता है, ऐसा नहीं है। हम जिन समाजों में, इतने सारे समाज हैं हमारे बीच, हम जिन जिन समाजों में जाएंगे हमें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे आवास के आधार पर पति स्थानिक व पत्नी स्थानिक, उत्तराधिकार के नियम के आधार पर पितृ सत्तात्मक व मातृ सत्तात्मक। अभी आवास के आधार पर मतलब इसमें पति स्थानिक और पत्नी स्थानिक, मतलब इसमें निश्चित होता है कि पति स्थानिक परिवार वो है जहां पत्नी यानी वर और वधु में से जो वधु है वो वर के घर आती है, वो कहलाते हैं पति स्थानिक परिवार। वहीं जब जो वर है वो वधु के स्थान पर जाकर के निवास करता है, वो कहलाते हैं पत्नी स्थानिक। ऐसे समाज जनरली हमारी सोसाइटी में नहीं मिलते, ये हम जो आदिम समाज है उनमें उस तरह के समाज पाए जाते हैं। अब दूसरा आता है उत्तराधिकार के नियम के आधार पर। उत्तराधिकार के नियम अर्थात जो संपत्ति है उसका हस्तांतरण किसको होगा उसके आधार पर, मतलब संपत्ति पिता से पुत्र को जाएगी या पिता से पुत्री को जाएगी या माता से पुत्र को जाएगी या माता से पुत्री को जाएगी, इसका निर्धारण। तो जो पितृसत्तात्मक परिवार है उसमें जो संपत्ति है वो किस तरह से हस्तांतरित होती है? पिता से पुत्र को। और जो मातृसत्तात्मक परिवार है वो उसमें जो संपत्ति हस्तांतरित होती है वो माता से पुत्री को। अब इस तरह के जो समाज हैं, देखिए पितृसत्तात्मक परिवार में तो हम सभी रह रहे हैं जिसके बारे में हमें सभी को पता है, लेकिन जो मातृसत्तात्मक परिवार है ये हमारी जो आदिवासी जनजातियां हैं जिसमें हमारे भारत में खासी, गारो, नायर, ये मातृवंशी या मातृसत्तात्मक परिवार कहे जाते हैं, जहां माता से पुत्री को उत्तराधिकार के नियम हस्तांतरित होते हैं। अब हम आते हैं परिवार के बदलते स्वरूप पर। अब देखिए, परिवार जिस रूप में था मूल रूप में, अब उसके आपने देखा ना कि मूल परिवार और विस्तारित परिवार, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे अभी आपने देखा जाति का प्रभाव
जाति पर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार से उपनिवेशवाद का जो प्रभाव है वो हमारे परिवारों पर भी पड़ा, पारिवारिक संरचना के आधार पर। अब हम इसे देखेंगे कि जो परिवार है, देखिए हर किसी की एक निश्चित स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो उसका भी एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, और चाहे हमारी संस्थाएं हैं उनका भी एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, संरचना। तो उस स्ट्रक्चर में देखिए हमने आपको बताया मूल परिवार और विस्तारित परिवार। पहले हमारे यहाँ संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे, वहां दादा दादी चाचा चाची, मतलब एक लॉन्ग ह्यूज फैमिली, ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते थे। लेकिन जैसे जैसे उद्योगों का हमारे यहाँ आना हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, माताएं भी धीरे धीरे करके व्यवसायों में जाने लगी। फिर आगे आगे और एडवांस हुआ तो उन्हें नौकरी, मतलब उच्च स्थानों पर वो जाने लगी। तो क्या हुआ, जब पिता भी घर से बाहर और माता भी घर से बाहर हुई, तो एक ऐसी फैमिली का जन्म हुआ, चूंकि सभी उन्हीं स्थानों पर जाके निवास कर रहे, अपनी ज्वाइंट फैमिली को छोड़ करके सब उन स्थानों पर जाने लगे जहां उद्योगों का फैलाव था, जहां पर उद्योग थे, जहां पर लोगों को काम करने, रोजगार करने के लिए सुविधाएं मुहैया थी। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारे संयुक्त परिवार थे वो टूटने लगे, और जो मूल परिवार हैं, जिसे हम एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उस संरचना का जन्म होने लगा। लेकिन उस संरचना ने क्या किया, जो हमारी परिवार की संरचना थी उसे धीरे धीरे करके खोखला करना स्टार्ट कर दिया। अब वो बच्चे जो माता पिता के सानिध्य में रहते थे, धीरे धीरे जब उनके ऊपर से माता पिता दोनों का सानिध्य हटा, तो क्या हुआ कि वो परिवार टूटने लगे, बिखरने लगे। फिर बात आती है विवाह के नियमों के आधार पर। पहले क्या होता था, जब बच्चों के विवाह को निर्धारण किया जाता था तो उसमें घर के बड़ों का बड़ा ही बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब उपनिवेशवाद आया, अंग्रेजों का समय आया, लोगों ने विवाह में स्वच्छंदता आने लगी, प्रेम विवाह, इस और जो साथी का चुनाव है उसमें परिवर्तन आने लगा। अब साथी का चुनाव स्वयं व्यक्ति जो विवाह से स्वयं संबंधित होता था वो करने लगा। तो ये विवाह के नियमों में अंतर आया। अब आता है सत्ता के अधिकारों के आधार पर। अभी आपको हमने बताया ना, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होता था। लेकिन अब क्या हुआ, पहले पिता से पुत्र को ही जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि जो नियम आ गए, संवैधानिक कानून भी बन गए, जिसपे बेटियों पुत्रियों का भी जो पिता की संपत्ति है उसमें अधिकार होने लगा। फिर आती है स्त्रियों की स्थिति के आधार पर। देखिए उपनिवेशवाद ने जो स्त्रियां हैं उनके लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आया समाज में। जो देखिए उत्तर वैदिक काल में तो जो वैदिक काल था, हमारा पूर्व वैदिक काल था, वहां तो उन्हें उसी प्रकार की स्वच्छंदता मिली हुई थी जैसे कि आज के समय में हमें मिली हुई है। उस समय स्त्रियों को भी यज्ञ करने की जो है अनुमति थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो ये वैदिक काल और जो लोगों का आक्रमण हुआ, उसमें क्या हुआ, स्त्रियों की जो है वो उनको दमित और वो उनको दबाया जाने लगा। लेकिन जब ये उपनिवेशवाद आया, उद्योग आए, उसके बाद जो है स्त्रियों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन